जी आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर हैं? ठीक है। महमूद अली, शाना खातून, वजाहत अली और नाजिया सिद्दीकी, ये बच्चे जो है मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कल कि हम लोग उर्दू नज़्म जो है वो शुरू कर चुके हैं, ठीक। और उर्दू नज़्म में हम लोगों ने उसके आगाज़ और फ़न के हवाले से जो है वो बात कर ली थी, ठीक है। आगाज़ और उसका फ़न, इस बारे में जो है वो हमने डिटेल्स में क्या कर ली थी, बात कर ली थी। और अगर हम बात करें एपी की, एपी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, उसमें कोई भी जो है वो नज़म निगार नहीं दे रखा है, ठीक है। यानी कि नज़म निगारी के हवाले से उसमें शोरा का कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर। जैसे कसीदे में हमने पढ़ा था सोदा, ज़ोक और मुनीर सिकोमवादी। मरसी में हमने पढ़ा अनीस और दबीर। इसी तरह से गज़ल में हमने पढ़ा मीर, वली, गालिब, मोमिन। यानी कि जो वहाँ पे मेंशन थे वही पढ़े। तो नज़म में तो कोई ऐसा मेंशन नहीं है, सिलेबस में आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ अहम अहम जो नज़म निगार हैं उनको जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग नज़म की इब्तिदा करते हैं या नज़म की शुरुआत करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं अवामी शायर। क्या कहते हैं? अवामी शायर। और उर्दू अदब में अवामी शायर किसको कहा गया है? नज़ीर अकबर आबादी को कहा गया है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी नज़ीर अकबर आबादी पर मबनी होगी, ठीक है। सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट इनसे जो सवाल पूछा जाता है वो होता है इनका नाम, जिसका नाम है शेख वली मोहम्मद। शेख वली मोहम्मद इनका क्या है? नाम है। इनकी पैदाइश 1740 में हुई। कहाँ पर? दिल्ली में हुई। 1740 दिल्ली में हुई और वफात 1830 यानी कि 1830 में हुई। कहाँ पर हुई इस बारे में जो है वो इख्तलाफात हैं, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से नामालूम है। इनका तखल्लुस, नज़ीर अकबर आबादी का तखल्लुस क्या था? नज़ीर था। नज़ीर अकबर आबादी का तखल्लुस नज़ीर था। इनके वालिद मोहतरम का नाम शेख फारूक था। शेख फारूक इनका क्या था? वालिद का नाम था शेख फारूक। और इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। और आप देख सकते हैं 1740 का जो वक़्त है और 1757 का जो वक़्त है, उसमें जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये वही दौर था जब दिल्ली जो है वो अपने बुरे दौर से क्या हो रही थी? गुजर रही थी। बुरे दौर से गुजर रही थी। और इसीलिए नज़ीर जब छोटी उम्र में थे तो इनके क्या हो गया? वालिद का भी इंतकाल हो गया था। तो ये अपनी माँ को लेके, यानी कि अपनी वालदा को लेके कहाँ गए? आगरा आ गए। आगरा में भी कहाँ? अकबरपुर में। अकबरपुर में जो है वो इन्होंने क्या कर ली वहाँ पर? अकबरपुर या अकबराबाद, बात एक ही है। अकबरपुर या अकबराबाद, ये जो है वो अपनी माँ को लेकर यहाँ आ गए। और ताउम्र तक या आखिरी उम्र तक इन्होंने जो है वो अपना वतन आगरा को ही बताया, ठीक है। आगरा को ही बताया। और इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? 1954 में, 1954 में हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था आगरा बाजार। आगरा बाजार, उसमें जो है वो इस बारे में जो है वो जिक्र किया गया। हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार। और क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा बाजार में नज़ीर अकबर आबादी कितनी बार स्टेज पर आए? नज़ीर अकबर आबादी कितनी बार स्टेज पर आए? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? आगरा बाजार में नज़ीर अकबर आबादी कितनी बार स्टेज पर आते हैं? शादमा, मरियम, महमूद अली, नादिया सिद्दीकी, वजाहत अली, शैन खातून, सबा। बताइए नज़ीर अकबर आबादी आगरा बाजार के ड्रामे में कितनी मरतबा आते हैं? मरियम सिद्दीकी कह रही है एन। ओके, जिसको नहीं पता वो एन लिख सकता है। नादिया सिद्दीकी, शैन खातून, सबा, ठीक। तो याद रख लेना, आंसर हो जाएगा एक भी बार नहीं, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी आगरा बाजार ड्रामे में एक भी बार स्टेज पर नहीं आते हैं, सिर्फ उनकी नज्म चलती है। सिर्फ उनकी नज्म चलती है या उनके अशार को पेश किया जाता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आगरा बाजार में नज़ीर अकबर आबादी की कितनी नज़में जो है वो शामिल की गई हैं? नज़ीर अकबर आबादी की कितनी नज़में जो है वो शामिल की गई है ड्रामा आगरा बाजार में? मरियम सिद्दीकी ने बताया है 23। और कोई बच्चा बताए? और कोई बच्चा बताइए। 23 नहीं है, मेरे ख्याल से 25 है, जहां तक मुझे याद है अभी तक 25 है। 23 भी हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों से 25 गुजरी है।
बाकी आप लोग जो है वो इन दोनों को ध्यान में रखेगा, 23 या 25, 25 हो सकती है या 23 हो सकती है, हालांकि ऑप्शन पे 25 पे ज्यादा एतमाद है। ठीक, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और ये अपने वालदा को लेकर कहाँ गए? आगरा आ गए, और हमेशा से इन्होंने जो है वो अपना वतन क्या बताया? आगरा बताया। और ये जो अपने वालिद मोहतरम की कौन सी औलाद थी? 13वें नंबर की औलाद थी, यानी कि इनके जो शेख फारूक थे उनके जो है वो 13 बच्चे थे। ठीक, उसमें से जो पहले 12 थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे? फौत हो गए थे, यानी कि मर गए थे। इसीलिए इन्होंने अपनी जो शादी की अपने घर को संभालने के लिए या अपने आप को दुनिया में रोजी रोटी कमाने के लिए इन्होंने जो है वो अपने आखिरी उम्र में या अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में क्या की? इन्होंने शादी की। और वो किससे की? तहुरुन्निसा बेगम से। तहुरुन्निसा बेगम से जो है इन्होंने शादी की, तकरीबन अधेड़ की उम्र में। अधेड़ उम्र कहते हैं 40 के पार हो जाने के बाद, 40 या 45 के बाद। ठीक है, और इनसे जो है वो इनको एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई नजीर के। लड़की का नाम था या लड़के का नाम था सैयद गुलजार अली। सैयद गुलजार अली, ये कौन था? बेटा। और बेटी कौन थी? अमानी बेगम। अमानी बेगम, ये इनकी क्या थी? बेटी थी। और तहुरुन्निसा बेगम थी किसकी? नजीर अकबर आबादी की। नजीर अकबर आबादी की। और जिस तरह से ये दिल्ली से आगराबाद गए या आगरा गए, तो आगरा वाले लोग तो पहले से ही कहाँ आ रहे थे? दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो इसलिए वहां पर इनको कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिला। और कहा जाता है कि इसीलिए इसीलिए नजीर ने इसीलिए नजीर ने किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की। किसी की भी शागिर्दी क्या नहीं की? इख्तियार नहीं की। नजीर अकबर आबादी ने किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की। और इसलिए कहा जाता है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शमसुर रहमान फारूकी ने एक तंज कसा है या एक कौल कहा है इनके शागिर्दी को लेकर शमसुर रहमान फारूकी ने। और वो कहा है कि नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। नजीर का दिमाग नजीर का दिमाग छोटा नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। वो इसीलिए कहा क्योंकि इन्होंने किसी की शागिर्दी जो है वो इख्तियार नहीं की। और शागिर्दी इख्तियार नहीं करता कोई किसी का, तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास इल्म जो है वो कम होगा और उसके पास जो है वो तजुर्बा कम होगा। इसीलिए शमसुर रहमान फारूकी ने नजीर अकबर आबादी के हवाले से कहा है कि नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा जो है वो क्या है? महदूद है। क्यों? क्योंकि इनके हम पल्ला एक शायर थे या हम असर थे जिसका नाम है मीर तकी मीर। और मीर तकी मीर आपको पता है 1722 में पैदा हुए और नजीर 1740 में। इसीलिए शमसुर रहमान फारूकी ने इन दोनों शायरों में से मीर के कलाम की शरह कही है। मीर के कलाम की शरह कही है। कौन सी तसनीफ है? आप सबको पता होगा, वो है शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज। और इसी पर ही 1996 में शमसुर रहमान फारूक को क्या क्या मिला है? सरस्वती सम्मान भी मिला है इसी तसनीफ पर। तो शमसुर रहमान फारूकी ने नजीर के हवाले से कहा है कि नजीर का दिमाग छोटा और शरह मतलब किसी की एक्सप्लेन करना, तशरीह करना। ठीक, किसी बात की तशरीह करना उसे हम लोग शरह कहते हैं, यानी कि तशरीह और शरह एक है। ठीक, तो शेर शोर अंगेज में क्या है जो कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? हाँ बिल्कुल, नादिर सिद्दीकी ने सही बताया है, 4 जिल्दों पर जो है वो मुश्तमिल है। और इसी में ही नजीर अकबर आबादी ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में। सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में। और इन्हीं अल्फाजों की वजह से या इन्हीं अल्फाज की वजह से इनको उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर कहा जाता है। वजह यही है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के जो आम जबान है या हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्हीं को अपना क्या बनाया? मौजू बनाया। और ऐसी ऐसी नज़में लिखी जिनको जो सिर्फ आवाम तक ही क्या होती है? ज़रूरत होती है या आवाम की बहुत नीड होती है। जैसे आपने एक सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान सर किसके सबसे बेटा नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी अल्फाज इस्तेमाल किया है। जैसे ये आपके सामने उर्दू है, बताइए उर्दू जो है वो किस जबान का लफ्ज़ है? तो आप कहेंगे सर तुर्की का। इसके अलावा नज्म किसकी जबान का लफ्ज़ है? तो अरबी जबान का लफ्ज़ है। तो ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है। जैसे सिंदूर, ठीक है। अब बताइए सिंदूर अरब में मशहूर है या हिंदुस्तान में? तो आप कहेंगे सर हिंदुस्तान की तहजीब में आता है। तो इस तरह की जो हिंदुस्तानी कल्चर है और जो आवाम में जो है वो मकबूल है, उसी को जो है वो इस्तेमाल किया है नज़ीर अकबर आबादी ने। और इसीलिए कहा जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी की जो सबसे बड़ी खसूसियत है शायरी की, वो क्या है? मुश्तरका तहजीब है।
मुश्तरका तहजीब। जैसे हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, अपनी कोई ना कोई एक खसूसियत होती है, तो उसी में जो है वो सबसे अहम होती है मुश्तरका तहजीब। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी खसूसियत मुश्तरका तहजीब किसकी है, या नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत कौन सी है, और वो है हमारी मुश्तरका तहजीब। मुश्तरका तहजीब का मतलब होता है मिली जुली। क्या होता है? मिली जुली। और मिली जुली किस वजह से? क्योंकि हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और जैन, पारसी, बौद्ध, ये सब लोग रहते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदू में भी, मुस्लिम पे भी और दिगेर मौजू पे जो क्या कही है, उन्होंने नज़में कही हैं। जैसे अगर हम मुस्लिम की बात करें तो इन्होंने शब बारात पे कही है, ठीक है, जो अभी गई है। इसके अलावा ईद पर कही है, ईद उल फितर पे कही है, ठीक है। इसके अलावा होली पे कही है इन्होंने। यानी कि इनकी जो है तसनीफ है या इनकी जो नज़में हैं वो हर मजहब के लोगों पे है। और जब इंसान अपने हर मजहब से कनेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अवाम में मशहूर हो जाता है। अवाम में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मशहूर हो जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने जो अपनी शायरी की सबसे अहम खसूसियत को अपने दामन से कभी छोड़ा नहीं, वो थी मुश्तरका तहजीब। कभी नहीं छोड़ा। और इसीलिए वो आज हम लोग नज़ीर अकबर आबादी को जो है वो पढ़ते हैं। और इस मुश्तरका तहजीब को पेश करने का जो सबसे अहम इन्होंने शक्ल इख्तियार की, शक्ल इख्तियार की या कोई बात उन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा रखी लोगों के सामने, वो किस हैयत में रखी? वो रखी मुखम्मस में। मुश्तरका तहजीब को पेश किया या मुश्तरका तहजीब को पेश करने की जो शक्ल आई, वो आई हमारी मुखम्मस, जिसे हम लोग अदब के लिहाज से क्या कहते हैं, हैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? हैयत। तो मुखम्मस में नज़में या मुखम्मस में ज्यादातर किसने लिखा है? सबसे ज्यादा लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी ने, ठीक। नज़ीर अकबर आबादी ने सबसे ज्यादा मुखम्मस में लिखा है। और पूछा भी जाता है कि इनकी कौन सी नज़में जो है वो मुखम्मस में लिखी गई है, या मुखम्मस की हैयत में जो उन्होंने उसको लिखा है। दो तीन इनकी नज़में हैं जो बहुत मशहूर है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक नज़म है इनकी, बंजारा नामा। सुना है आप लोगों ने? बंजारा नामा। इसके अलावा आदमी नामा, आदमी नामा। इसके अलावा मुफलिसी, मुफलिसी। ये इनकी अहम अहम नज़में हैं, बंजारा नामा, आदमी नामा और मुफलिसी, जो किसमें है, मुखम्मस की हैयत में है। और बंजारा नामा तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्या है, शामिल है। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बहुत अच्छी नज़म भी है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है वो याद आ जाएगी। हाँ, और भी हैं बहुत सारी हैं, ऐसे तो रोटी भी लिख लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी हैं। इतनी नज़में हैं कि इनकी नज़में खत्म नहीं होने की, हमारा लेक्चर जो है पूरा हो भी जाएगा। तो बहुत सारी नज़में हैं, लेकिन जो एग्जाम के हवाले से है वही जो है वो आपको क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक। और जब नज़ीर दिल्ली छोड़ के गए तो जाहिर सी बात है उनको किसी ने अपना उस्ताद नहीं, को नज़ीर ने अपना किसी को उस्ताद नहीं बनाया। और इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी ना तो उस्ताद से वाबस्ता रहे और ना किसी दबिस्तान से वाबस्ता रहे। तो नज़ीर अकबर आबादी किसी भी किसी भी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं रहे, वाबस्ता नहीं रहे। यानी कि ना तो दिल्ली से रहे और ना ही लखनऊ से रहे। इन्होंने जो सिर्फ अपनी एक अलग जो है वो चाल को मखसूस बनाए रखा और उसी में जो है वो मकबूल होते रहे, मकबूल होते रहे। इसीलिए कहा जाता है, जैसे एक कौल है इनके मुतालिक, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर, के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, दरख्शिंदा सितारा है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। दरख्शिंदा का मतलब होता है एक तरीके से साइरस, या साइरस को हम लोग कहते हैं डॉग स्टार। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे सामने, शायद मैंने आपको वहां बताया भी हो। जो साइरस होता है, जो डॉग स्टार हम लोग उसे बोलते हैं, वो पृथ्वी पर सबसे चमकीला तारा होता है, सबसे चमकीला तारा होता है। तो दरख्शिंदा का मतलब ही ये होता है सबसे चमकदार। तो नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, ठीक है। और सबसे चमकीले तारे को ज्योग्राफी में साइरस कहते हैं या डॉग स्टार कहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये इतने मकबूल हुए, इतने मशहूर हुए, तो इनकी नज़में भी जो है वो क्या होंगी, मकबूल और मशहूर हुई होंगी। तो इनकी कुछ नज़में हैं जो एग्जाम के हवाले से जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कुछ नज़में मैं लिखवा रहा हूँ, उसे जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। हालांकि इन्होंने कसीदे भी लिखे हैं, लेकिन इनकी जो मकबूलियत है वो ज़्यादातर किसके हवाले से हुई है, नज़म के हवाले से हुई है। तो हम लोग जो है वो पहले नज़म के हवाले से ही इनके बारे में जो है वो बात करें, ठीक। चलिए इनकी कुछ नज़में लिख लेते हैं एग्जाम के हवाले से। जैसे होली, आने वाली है होली, ठीक है, होली। इसके बाद ईदगाह। देखो यहाँ ईदगाह क्या है, नज़म है, लेकिन ईदगाह जो है वो एक अफसाना भी है। आपको पता भी होगा, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा ईदगाह। तो एक मौजू से दो दो सीन्स हो सकती हैं, बस डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या पूछा जाए।
आप कहेंगे सर ईदगाह तो तसनीफ जो है वो सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद की है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ईदगाह यहाँ नज़म है किसकी? नज़ीर अकबर आबादी की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, ईदगाह के बाद कबूतरबाजी। ठीक, कबूतरबाजी। कबूतरबाजी के बाद स्टार बना के लिख लीजिएगा डबल, और वो है रीछ का बच्चा। रीछ का बच्चा। जो भी बच्चे से नजम आ जाए वो समझ लेना किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की। जैसे गिलहरी का बच्चा, ठीक है, अजदहे का बच्चा, रीछ का बच्चा, ये सारी की सारी नज़में किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक ही लिखवा रहा हूँ, रीछ का बच्चा। इसके बाद शहर आसूम। शहर आसूम। अब देखिए शहर आसूम यहाँ क्या है? नज़म है किसकी? नज़ीर अकबर आबादी की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक कसीदा किसका है? शहर आसूम किसका कसीदा है? शहर आसूम किसका कसीदा है? मरियम सिद्दीकी है क्लास में? नहीं। हाँ बेटा, वो बच्चों पर लिखी है, ये बच्चे हैं, बच्चा वो है इंसान का बच्चा। यहाँ पे जानवर के बच्चों पे लिखे हैं, रीछ का बच्चा, अजनही का बच्चा, गिलहरी का बच्चा। ठीक है, ये किसको कहा गया? शहर आंसू सौदा का भी कसीदा है। ठीक है, वहां पे जो है वो सौदा का भी कसीदा है, शहर आंसू। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, बुढ़ापे की आशिकी। बुढ़ापे की आशिकी, ये भी क्या है? इनकी नज़म है, नज़ीर अकबर आबादी की। बुढ़ापे की आशिकी। इसके बाद लुत्फ शबाब। लुत्फ शबाब। लुत्फ शबाब। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब बना के लिख लीजिएगा, बरसात की बहार है। बरसात की बहार है। बरसात की बहार है। और बरसात का तमाशा। बरसात की बहार है, बरसात का तमाशा। बरसात की बहार है, बरसात का तमाशा। ये दोनों क्या है? नज़में हैं नज़ीर अकबर आबादी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा इनकी नज़मों में, ख्वाब गफलत। ख्वाब गफलत। कोई बता सकता है आप में से ये जो ख्वाब है इसमें जो वाव इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, या वाव मादूला है? मादूला, या वाव तमसीली है? ख्वाब गफलत में बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? वाव मादूला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वाव है वो कैसा होता है? साइलेंट होता है। ठीक, याद रखना। और इसकी पहचान क्या है? वाव के बाद अलिफ आता है और वाव से पहले खाब आता है या खा आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और नेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें, ख्वाब गफलत के बाद खुदा की दी हुई नियमतें। खुदा की दी हुई, खुदा की दी हुई नियमतें। खुदा की दी हुई नियमतें, ये भी क्या है? इनकी अहम नज़म है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, आटे दाल का भाव। आटे दाल का भाव। अब आप देखिए बड़े बड़े महाराजाओं को, बड़े बड़े बादशाहों को आटे दाल का भाव नहीं पता होगा, लेकिन एक आवाम के लिए आटे और दाल का भाव होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने जो भी मौजूद उठाया है वो बिल्कुल आवाम के हिसाब से या आवाम के लिए उठाया है। आटे दाल का भाव। और आटे से क्या बनती है? रोटी। तो लिख लीजिएगा रोटी या रोटियां। रोटियां या रोटी, ये भी क्या है? इनकी नज़म है। और रोटी और आटा किससे आता है? पैसे से आता है या रुपये से आता है। तो इनकी एक नज़म है रुपया। क्या है? रुपया। और आटा भी हो गया, रुपया भी हो गया, तो इसको लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आदमी की। तो इसलिए इनकी नज़म है आदमी नामा। क्या होता है? आदमी नामा। और इंसान रोटी कमाते कमाते पागल सा हो जाता है, और जब इंसान पागल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जोगी कहते हैं या जोगन कहते हैं, क्योंकि दोनों ही कमाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। भाई ऐसी जिम्मेदारी थोड़ी है कि सिर्फ घर का कमाना जो है सिर्फ मर्द पर ही फर्ज है। अगर मर्द जो है वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और वो अपने घर को नहीं चला पा रहा, तो जाहिर सी बात है औरत का भी फर्ज होता है कि वो कुछ ना कुछ काम जरूर करे ताकि उसके बच्चे, उसका घर अच्छे से चल पाए। इक्वालिटी यही होती है। ठीक है, लोग जो है वो कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि असल मकसद होता है कदम से कदम मिलाना। ठीक है, किसी की हाइट बराबर है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आपस में कंधे मिला रहे हैं, बल्कि कदम जो है वो दोनों एक साथ रखें। क्योंकि कदम का और हाइट का कोई लेना देना नहीं है। आप एक कदम रख रहे हैं अपने शोहर के साथ या अपनी बीवी के साथ, तो वो भी जो है वो आपसे जरूर से जरूर मिलेगी। क्योंकि भले ही कंधे ना मिले, लेकिन कदम से कदम मिलेंगे तो इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत हो सकती है आगे चल के। लेकिन ऐसे मर्द और ऐसी औरतें दुनिया में बहुत कम है। जब से ये एक तरीके से आधुनिक दौर शुरू हुआ है तब से तो कुछ ज्यादा ही है। और उसका जो फायदा है वो किसको मिलता है? ज्यादातर औरत को मिलता है। मैं सारी औरतों को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं सारे मर्दों को ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन जो मर्द समझदार होगा, जो मर्द अपने आप में या अपने
पार्टनर पे किसी भी तरह का भरोसा करेगा तो वो उसे जो है वो इजाज़त देगा। हालाँकि मर्द को ये इख्तियार नहीं है किसी औरत को इजाज़त देने की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलीजियस में या मज़हब में जिनको फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब औरत की नौकरी लग जाती है तो वो सोचती है कि मेरा ही पैसा है। एक वाक़या है, मैं सुनाना चाहता हूँ, आप लोग अगर सुनना चाहें। कल मेरे सामने से गुज़रा है, अभी पिछले महीने की बात है। एक लड़का था, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब में था, अच्छी खासी उसकी बहुत अच्छी इनकम थी, ठीक है? और लड़के ने क्या किया, उसने कहा कि मैं कोई भी दहेज नहीं लूँगा, कोई भी दहेज नहीं लूँगा। और ये सबके सामने प्रूफ भी था। उसने ऐसा नहीं कि सिर्फ़ किसी एक दूसरे से कह दिया हो, सबसे कह दिया था कि मैं दहेज नहीं लूँगा। और रीज़न क्या था? उसकी लव मैरिज थी, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, जब लव होगी तो बातचीत जो है वो मानने में कोई बुराई नहीं होगी। ठीक है भई, दोनों लड़का और लड़की दोनों राज़ी हो गए। लड़का भी हो गया और लड़की भी राज़ी हो गई। दोनों हँसी-खुशी अपने जीवन को जो है वो सुखी-सुखी चला रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना कि वक़्त के बाद इंसान बदलने लगता है, या तो बदलने लगता है या वो ऊब जाता है, यही बात है। तो यही हुआ। अब क्या उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये तो वही लोग जाने, क्योंकि कुछ बातें सामने आ जाती हैं और कुछ बातें जो है वो नहीं आती। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी उस फ़ेज़ में हैं, उस दौर में हैं, जहाँ पर आपको ये इख्तियार दिया जाएगा कि आपका लाइफ़ पार्टनर जो है वो कैसा हो। इट मीन्स भले ही देर से मिले कोई भी, लेकिन अच्छा, साफ और नेक नीयत का मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में हम लोग कुछ फैसले जो है वो गलत कर लेते हैं, जिसका पछतावा या जिसका रिग्रेट हमें ताउम्र तक रहता है। तो यही हुआ उस बेचारे लड़के ने। मैं लड़के का फेवर बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। कभी आप लोग सोच रहे हैं सर आप हम जिनसे इस वजह से ले रहा हूँ, ये कल मेरे सामने से गुजरा तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 1 साल उनकी शादी को हुआ, कोई उनके औलाद नहीं हुई। अब वो पता नहीं किस वजह से क्या रहा होगा। तो लड़की में और लड़के में ये फैसला हुआ कि हमको क्या कर लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है? उन्होंने अदालत में अर्जी लगाई और उनकी जो है वो मंजूरी ले ली गई और उन दोनों का क्या हो गया, तलाक हो गया, ठीक है? यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो रही है, तलाक लेने से ले लो। मज़हब इस्लाम में भी इस बात का ज़िक्र है कि आप खुला ले सकते हो। आपने अभी सानिया मिर्ज़ा का और शोएब मलिक का जो कॉन्सेप्ट देखा होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा। कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपकी मैचिंग नहीं मिल पा रही है, तो आराम से जो है वो आप लोग अलग हो सकते हो। इसीलिए कहा है मज़हब इस्लाम में भी कि जब आप किसी से शादी करना जाएँ, हालाँकि ये मॉडर्न सोसाइटी आजकल थोड़ी-सी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लेकिन ये बात हमारे नबी ने या हमारे सहाबाओं ने पहले ही बता दी है कि जिससे आप शादी करें, एटलीस्ट एक बार उसके सामने बैठ के बात कर लें। ताकि जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएँ, स्मूथनेस से आराम से चल जाएँ आगे के लिए। सिर्फ़ एक बार, ऐसे नहीं कि रात को 12-12, 2-2 बजे तक जो है वो मेरे बाबू ने थाना थाने वाला कॉन्सेप्ट चलता रहे, वो मना ही है, ठीक? तो अब डिवोर्स हो गया, अब खुला हो गया उन लोगों का। अब उसमें जो है वो एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। हालाँकि ये इंग्लिश ग्रामर में भी आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, और आ भी सकता है इंग्लिश ग्रामर में, वन वर्ड्स में आ सकता है कि जो पैसा दहेज के बाद शौहर बीवी को देता है, उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में आता है। 1-2 बच्चा हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे लगता है। बिल्कुल। जूली फरहा ने सही बताया, उसे कहते हैं एलिमनी। एलिमनी, ठीक है? जो शौहर बीवी को तलाक के बाद दे ताकि उसकी ज़िंदगी और उसकी जो है वो बच्चों की तरबियत या तालीम सही चल सके, तो उसे कहते हैं एलिमनी। ये एक तरीके से कह सकते हैं, ये दहेज का दूसरा रूप है। अब आप बताइए, वो जो लड़का था, वो गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन उसके घरवालों ने उसके हिस्से में तकरीबन 40 बीघा ज़मीन थी। कितनी थी? 40 बीघा। इसे हेडक्वार्टर में चेंज करते हैं तो बहुत एकड़ में जाके बनती है। कहा जाता है कि गाँव में जिसके पास 5 या 10 बीघा ज़मीन होती है, वो एक ज़मींदार माना जाता है। आज तो पूछते हैं ना कि भाई लड़का कितना कमाता है, लड़के की जॉब कितनी है? पहले नहीं पूछते थे, पहले तो ये पूछते थे बताओ खानदान में कितने लोग हैं और उसके हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है। अगर उसके हिस्से में 5-10 बीघा ज़मीन आ रही है, तो लड़का अच्छा है, शादी कर दो। आप भी देखते होंगे आजकल के ज़माने में घरों में जा के कि जिसकी जितनी ज़मीन है, उसका जो है वो रिश्ता कर दो, बात खत्म। कुछ भी ना होगा, ज़मीन बेच के हमारी बेटी का जो है वो काम कर देगा या उसे पाल-पोस के बड़ा कर देगा। ठीक? ये बात है। तो अब उस लड़के के पास 40 बीघा ज़मीन थी और उस लड़की ने तलाक में जब सेटलमेंट हुआ तो कहा जाता है एलिमनी के तौर पे उससे 20 बीघा ज़मीन ली है। 20 बीघा ज़मीन, और उस 20 बीघा ज़मीन की जो कीमत है तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, तकरीबन। अब आप देखिए कि उस लड़के ने दहेज में 1 रुपया नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। अब लड़की ने एलिमनी के तौर पे उससे 20 बीघा ज़मीन ली है और वो अभी लिया है, पैसे नहीं लिया है, सिर्फ ज़मीन ली है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के रेट हमेशा ऊपर बढ़ेंगे। अगर वो नहीं भी बेचेगी तब भी, अगर बेच देगी तो 4-5 करोड़ रुपए उसके पास आराम से आ जाएगा। अगर आप या हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर हम लोग कमाना भी स्टार्ट करें आज की तारीख में, तो इतना नहीं कमा पाएंगे। अब ये कानून है इस तरह का।
हालांकि इस बात को जो है वो दरगुजर कर दिया गया है वहां पर कि लड़के ने तो एक भी रुपया नहीं लिया, तो फिर लड़कियों को क्यों दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा एलिमनी के तौर पे। तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ जो है वो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब बताइए कि ये बात कितनी गलत है लड़की की कि उसने जो है वो एलिमनी के तौर पे पैसा ले लिया, और ले भी लिया, ऐसे नहीं कि चलो छोड़ो नहीं लेती, ले भी लिया। और दोनों पढ़े लिखे थे, अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से तो बिलोंग करते थे। तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी जो है वो पलट सकता है, इसीलिए एटलीस्ट, और जाहिर सी बात है कोई किसी के पेट में कोई किसी के दिल में तो बढ़ के देखता नहीं है कि कौन कैसा है। कोई जो है वो कभी भी जो है वो आपको आराम से छोड़ के जा सकता है अगर उसे कोई अच्छा ऑप्शन दूसरा नजर आ रहा है। हाँ, अगर वो आपका वाकई में लाइफ टाइम है या वो वाकई में आपसे चाहता है तो वो कभी जाएगा भी नहीं, ये बात भी है। ऐसे बहुत से हुए हैं, अनगिनत कहानी अनगिनत किस्से जो है वो आपके आंखों के सामने से आपने पढ़े भी होंगे कि जो अपना है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। ठीक, चलिए, रोमांटिक बातें फिलोसफी वाली बातें बहुत हो गई, वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने नजीर अकबर आबादी। ठीक, चलिए, नजीर अकबर आबादी के बाद इनकी नज़म हमने लिखी थी क्या, आदमीनामा। ठीक, या जोगी या जोगन हमने लिख लिया था। इसके बाद लिख लीजिएगा हंसनामा, हंसनामा, हंसनामा। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा दुर्गा जी के दर्शन, दुर्गा जी के दर्शन, दुर्गा जी के दर्शन। दुर्गा जी आपको पता है एक माता है, एक देवी है, उसी के ऊपर इन्होंने ये नज़म लिखी है, दुर्गा जी के दर्शन। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा कन्हैया जी की रास, यानी कि कन्हैया जी की रास लीला, कन्हैया जी की रास या कन्हैया जी की रास लीला। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा महादेव जी का बिया, महादेव जी का बिया, महादेव जी का बिया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा बाजी शतरंज, बाजी शतरंज। बस ये इनकी नज़में हैं जो आपको याद रखनी है नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है नज़ीर की नज़में बहुत सारी हैं वैसे तो, मैं लिखवाता भी रहूँ, तो आपको जो है वो सिर्फ यही याद रखनी है। एग्जाम में जो है वो अक्सर आपसे यही नज़में जो है वो पूछी जा सकती है। शहनाज कह रही है सर जब बेबी नहीं था तो एलिमनी क्यों थी? बेटा वो तो दी जाती है, बेबी हो या ना हो वो तो दे ही जाती है। अगर बीवी, क्योंकि अगर वो होम वो थी, हाउस वाइफ थी, तो वो कोई वर्किंग तो करती नहीं थी, इसीलिए दी गई है ताकि वो अपना जो है वो खर्चा चला सके। वही है ना बेटा, जब कोई कानून का गलत इस्तेमाल कर ले तब उसके लिए दिक्कत होती है। सही चीज का गलत इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल हमने पढ़ने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया है, लेकिन आज इस पे जो है वो हम लोग या बाज लोग बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं या गलत गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, चीज़ें तो सही है, बस इनका इस्तेमाल जो है वो गलत है। तो यही है, कानून जो है वो अच्छी चीज़ है और इसी का जो है वो उसका जो है वो गलत इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, वो तो दोनों ही तरफ से होता है। हाँ, यही तो बात है कि दोनों एग्री थे फिर भी एलिमनी लिए गई है। तो ये जो है माशरे में इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पढ़े लिखे कम होते हैं तो नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आज जब इतने लोग मोबाइल हैं तो सबको पता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को तलाक दे देता, हालांकि अब तो बंद हो गया वो 3 बार कहने का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक, तो उसमें जो है वो अब उसके जिम्मे जो है वो खर्चा बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है वो इस तरीके से हुआ, और बात सही भी है, जो जेन्युइन है देना भी चाहिए। अगर उसका इंसान का दिल किसी और पे आ गया है, जो कि गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब वो कहीं और जाना चाहता है, हाँ तो जाओ, कौन रोक रहा है, बिल्कुल जाओ, लेकिन इसका कौन है, इसका भी तो जिम्मेदार तुम ही हो, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी ना। तो उसकी एलिमनी दी जा सकती है, उसकी एलिमनी जो है वो दी जा सकती है। और मेरी नज़रों में अगर आप एज अ टीचर मैं आपको बताऊं या एज अ स्टूडेंट आप लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, तो दुनिया का सबसे वाहिद जो इंसान है वो बुरा ये है कि आप अपनी अमानत को छोड़ के किसी दूसरी अमानत पे जो है वो आप नजर डाल रहे हैं। उसको जो है वो बहुत बुरी सजा होनी चाहिए। अल्लाह ने आपको दी है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, आप उसका ख्याल रखिए, आप उसकी परवरिश कीजिए, वो आपकी महरम है, आपका हम सफ़र है। आप अपने हम सफ़र को छोड़ के दूसरे के हम सफ़र पे क्यों जाते हैं? हाँ, अगर वो कोई मान के चलो बेवा है या लाचार है, उससे कोई कमाने खाने वाला नहीं है, आप चाहते हैं कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, हाँ तो आप अपने शरीक हयात से परमिशन लीजिए। अगर वो दे दें तो गुड है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपसे जितना बन सकता है उसकी माली जो है वो मदद कीजिए, पैसे दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन दूसरा है, आपकी नीयत दूसरी है, तो फिर आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है वो तो कहीं और कर ही लेगी ना। और टू बी ऑनेस्ट कि हमारे माशरे में ज्यादातर जो इमोशनल होते हैं वो प्रायोरिटी जो है वो लड़की को ही दी जाती है। ऐसा होता भी है, मैं भी अगर आपकी जगह होता और मुझे लगता है कि दोनों जगह लड़का या लड़की, तो मेरी प्रायोरिटी भी लड़की की तरफ ही होती, क्योंकि ये हमारी मेंटेलिटी बनी गई है
कि हमें जो है वो लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों ही क्या है, इक्वल है। चाहे गलती लड़की की हो, चाहे गलती लड़के की हो, दोनों को उसकी क्या होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, या उनके साथ कुछ ऐसा न्याय किया जाए जो दोनों के लिए इक्वल हो। लेकिन फिर भी यह माशरा है, हम लोग चाहते हैं कि हम माशरे को बदल देंगे, लेकिन माशरे से बदलने से पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब आप अपने आप बदलेंगे तो माशरा या सोसाइटी जो है वो अपने आप बदल जाएगी। और बदलने के लिए दुनिया में एक ही वाहिद चीज है जिससे आप बदल सकते हैं अपने आप को, और वो है आपकी पढ़ाई और वो है आपकी तालीम। इसीलिए आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। जब आप समझदार हो जाते हैं तो ये बचकानी हरकतें, छोटी हरकतें बंद कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे जो है वो नजीर अकबर आबादी जो है वो क्या हो गए, इख्तिताम को पहुंचते हैं।